नहीं माँ जी, ये वीडियो मेरी है ही नहीं। यकीन कीजिए मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, इस वीडियो को गौर से देखो। इसमें तो तुम ही हो। नहीं जीजी, ये मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती। ये झूठ बोल रही है माँ जी। अरे हम क्या अंधे हैं क्या? या फिर हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है? ये तुम्हारी ही वीडियो है, इसीलिए चुपचाप अपनी इस बेशरम हरकत को स्वीकार करो। मयूरा, तुझे तो मैंने एकदम संस्कारी और गुणवान समझा था, लेकिन तू तो इस कांचन से भी गई गुजरी निकली। नाच गाने जैसी गंदी हरकत की है तूने, और वो भी पार्टी में आदमियों के सामने। छी! नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके और समीर जी के बगैर कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं भला ये कैसे हो सकती हूँ? हाँ माँ, मयूरा हमारे सिवा कहीं भी नहीं जाती, और ये दिन भर तो घर में ही रहती है, वो भी आपकी नजरों के सामने। आप दोनों ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देवर जी, अगर ये अभी की वीडियो नहीं है तो हो सकता है कि ये शादी के पहले की वीडियो हो। अब किसे पता कि शादी के पहले ये क्या करती थी। नहीं जीजी, मैं सच कह रही हूँ। ये वीडियो ना तो पुरानी है और ना ही अभी की है, और मैं भला आप सबसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो ये नाच गाना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं तो ये फिल्मी गाने भी नहीं सुनती। हाँ माँ, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस शादी को, और इन 3 महीनों में मुझे आज तक मयूरा में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जो उसके संस्कारों से अलग हो या फिर बुरी हो। और ये बात तो आप भी जानती हो। और माँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब किसी ने एआई की मदद से किया हो। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ माँ, आजकल इंटरनेट पर किसी की भी फोटो उठाकर उसे एआई की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मयूरा के साथ यही हुआ है। हाँ समीर जी, शायद यही हुआ होगा। माँ, मैंने मयूरा और मेरी शादी की फोटो पोस्ट की थी। हो सकता है कि किसी ने उसे उठाकर ये वीडियो बना लिया हो, और जाने अनजाने में ये इतना फेमस हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मयूरा के साथ ऐसा क्यों करेगा? कांचन भाभी, ये सिर्फ मयूरा का ही केस नहीं है। ऐसे बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं। एआई का सही उपयोग करने के साथ साथ काफी लोग उसका गलत भी उपयोग करते हैं, और मुझे मयूरा पर पूरा भरोसा है कि ये पहले भी ऐसे नहीं थी और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और इस वीडियो में ये मयूरा है ही नहीं। हाँ माँ जी, समीर जी सही कह रहे हैं। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। नहीं माँ जी, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। ये 1 नंबर की झूठी है। बस कीजिए भाभी। और कितना घी डालोगे आप आग में? और इतनी क्या नफरत करती हो आप मेरी बीवी से? आखिर आपको इससे इतनी जलन क्यों है? आपको देखकर तो मुझे शक हो रहा है कि ये सारी करामतें आप ही ने की है, या फिर किसी को पैसे देकर किसी से करवाया है, ताकि आप मयूरा को माझी और बाकी लोगों के नजरों में गिरा सको, उसे बुरा साबित कर सको। अरे नहीं देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा है मेरा बेटा, और मैं भी कोई अंधी या बेअकल नहीं हूँ। ये मयूरा तो दिन रात कहीं जाती भी नहीं, और अगर इसे कहीं जाना हो तो फिर वो मेरे साथ ही जाती है, या फिर मुझसे अनुमति लेती है, और वो भी 10 से 15 मिनट में वापस लौट कर आती है। और अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें ये मयूरा है ही नहीं। पक्का ये काम एआई का ही है। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इसके बारे में साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करूंगा, फिर आगे का वो देख लेंगे। शुक्रिया समीर, शुक्रिया माँ जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई भला इस तस्वीर को लेकर वीडियो कैसे बना सकता है?
ये कोई हीरोइन थोड़ी ना लगती है, और हर वक्त तो ये घर में ही पड़ी रहती है। किसी के साथ इसकी दुश्मनी भी नहीं लगती। वो ना हो, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। फिर जब श्यामा मोहल्ले में जाती है तभी वहां की औरतें उसे सुनाने लगती है, क्यों रे श्यामा, बड़ी बुराइयां करती थी ना हमारी बहुओं की, कि हमारी बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है, घूमती फिरती है, गप्पे लड़ाती है। तो अब क्या हुआ, तेरी बहू ने तो सरेआम आदमियों के सामने पार्टी में ठुमके लगाए हैं। अरे हमारी बहू है तो जैसे भी हो, लेकिन ठीक ही है। तेरी नचनिया बहू जैसे बिल्कुल नहीं। हमारी बहुओं को बेशरम कहती थी, अब तेरे घर में तो दो दो बेशरम बहुएं हैं। क्यों, हो गई ना बोलती बंद तेरी, बड़ी डींगे हाँक रही थी ना, और अपनी उस मयूरा बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। अब क्या हुआ, अरे कुछ तो बोल, मुंह में ताला क्यों लग गया तेरे? हाँ। अरे इसकी दोनों बहुएं ने तो इसे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। श्यामा किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती। देख रही है ना माँ जी आप, अरे किस तरह सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। देखिए माँ जी, आप देवर जी और उस मयूरा की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, वो मयूरा सही लड़की नहीं है, और वो वीडियो उसी का है। वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रही है माँ जी। कांचन, बंद कर अपना मुंह और बार बार मेरे कान भरना बंद कर दे। अरे मयूरा का स्वभाव तो उसकी आंखों से ही झलकता है। वो तुझसे 100 क्या 1000 गुना अच्छी है, और ये हरकत वो कर ही नहीं सकती। और समीर ने पहले ही कहा है कि वो वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है, तो वही सच होगा। अब जा यहाँ से। कांचन को श्यामा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक रात अचानक से समीर की आंख खुलती है और वो देखता है कि मयूरा उसके बगल में है ही नहीं। मयूरा, ये मयूरा कहाँ चली गई? मयूरा। फिर समीर उसे पूरे कमरे में ढूंढता है और वो उसे नहीं मिलती। फिर अगली सुबह, क्या मैं नहीं थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं, और मैं तो दिन में भी बाहर कितनी मुश्किल से निकलती हूँ, तो रात को मैं क्या ही निकलूंगी समीर जी। नहीं मयूरा, तुम कल रात कमरे में थी ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था और मैंने तुम्हारा काफी इंतजार भी किया, लेकिन फिर कब मुझे आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ओफो, लगता है मैं तब बाथरूम में गई होंगी। नहीं मयूरा, मैंने तो बाथरूम भी चेक किया था, इनफैक्ट तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुम्हारा तो फोन भी नहीं लग रहा था। ये कितने बजे की बात है समीर जी? यही कुछ 1:30 बजे की। ओ अच्छा, याद आया अभी। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं दिन में सो गई थी ना, इसीलिए रात में नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा कि खुली हवा खाने के लिए छत पर चली जाऊं, और इतनी रात गए आपको उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बिना बताए ही चली गई। माफ करना समीर जी, खामखा आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं मयूरा, लेकिन अगली बार ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है समीर जी, पक्का। ऐसे ही एक रोज जब कांचन और श्यामा बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी घर में आने के बाद पड़ोसन इंदु आकर श्यामा से कहती है, अच्छा हुआ श्यामा जो घर पर आ गई तू। अरे जब तू बाहर गई थी ना, तो तेरे घर से बड़े अतरंगी फिल्मों की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार तेरी बहू नाच गाने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? हाँ। क्या? अरे अब तो मान जा श्यामा, ये उस वीडियो में तेरी छुटकन बहू ही थी। अरे वो तो बस संस्कारी होने का ढोंग कर रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ माँ जी, इंदु काकी बिल्कुल सही कह रही है। फिर श्यामा गुस्सा होकर मयूरा के पास जाती है
और उसे इस बारे में पूछती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो टीवी ऑन करने भी नहीं आता, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे फिल्मी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो भजन कीर्तन पसंद है, और मैं तो बस भक्ति और भाव वाले ही गीत सुनती हूँ। मयूरा, अब फिर से झूठ मत बोल। और इंदु काकी को क्या शौक चढ़ गया है क्या कि वो आकर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन जब से मेरा वो झूठा वीडियो वायरल हुआ है, तब से हर किसी के दिमाग में मेरी एक डांसर की छवि बन चुकी है। इसीलिए हर कोई मुझ पर शक करता है और झूठा इल्जाम लगाता है, और कोई भी एरा गेरा आकर माँ जी को भड़काता रहता है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, मैं बस अपने काम कर रही थी। मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। इंदु काकी ने कहीं और से उन गानों की आवाज सुनी होगी, और उस वीडियो के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मयूरा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो इंदु तो बस यही चाहती है कि मैं सबके सामने जलील हो जाऊं और मेरी बदनामी हो जाए। इसीलिए वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ती और हर वक्त मुझे निशाने पर धरती है। लेकिन माँ जी, इंदु काकी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हर किसी की नजर में मैं एक प्रकार से गलत ही साबित हो चुकी हूँ। हम बस घर के लोग ही जानते हैं कि वो वीडियो झूठा और फर्जी है, लेकिन बाहर के लोग तो उसे सच ही मानेंगे ना। हाँ बहू, वो बात भी सही है। इस तरह श्यामा मयूरा को समझ कर लेती है, और एक बार फिर से कांचन का माथा गर्म हो जाता है। ये मयूरा ने माँ जी की आंखों पर अपने संस्कारी बर्ताव की ऐसी पट्टी बांध के रखी है ना कि पूछो ही मत। क्या सच है क्या झूठ, ये तो अब राम ही जाने। फिर एक दिन जब श्यामा मयूरा के मायके के इलाके में जाती है, तभी चलो अब यहाँ इस इलाके में आ ही गई हो तो मयूरा की मामी ललिता बहन से भी मिल लेती हो। बड़े दिन हो गए, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर श्यामा ललिता के घर की डोरबेल बजाती है, लेकिन ललिता ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही फोन कॉल का जवाब देती है। बड़ी अजीब बात है, ललिता बहन को क्या हो गया? भगवान करे कि सब ठीक हो। फिर घर आने के बाद वो ये सारी बातें मयूरा को बताती है। हाँ मयूरा, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, और तो और मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने तो उसका भी जवाब नहीं दिया। वो एक बार उनकी खबर ले ले कि वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ माँ जी, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे। वो कह रही थी कि वो दवाइयाँ खाकर सो गई थी, और उनकी दवाइयाँ काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उन्हें ऐसी नींद आती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मुझे तो बस उनकी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं माँ जी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, और मामी जी ने ये भी कहा है कि वो आपको थोड़ी ही देर में कॉल करेगी। ठीक है मयूरा। फिर एक शाम जब श्यामा मंदिर गई होती है, तभी मयूरा घर के आंगन में किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और उसकी सारी बातें कांचन सुन लेती है। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे फोन मत किया करो। मैं करूंगी तुम्हें याद से फोन। अच्छा चलो बाय। हे भगवान, ये मोहतरमा किससे बतिया रही थी? मुझे तो लगा कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो पूरी दाल ही काली है। ये मयूरा की बच्ची तो पूरे राजों से घिरी हुई है। तभी वहां पर समीर आता है। अरे मयूरा, किससे बात कर रही थी? हाँ, वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। एक नंबर की पागल है, एकदम पगली सी है, कभी भी फोन करती है मुझे। मैं तो अभी उसे ही समझा रही थी कि अपना काम निपटा कर मैं बाद में कॉल करूंगी उसे।
अच्छा, तो कर लो ना उससे बात। फोन क्यों रख दिया? नहीं समीर जी, मेरे लिए इन सबसे पहले अपने ससुराल के काम आते हैं। माँ जी तो अभी मंदिर से आती ही होगी, पर मुझे शाम का भोग प्रसाद भी बनाना है। माँ जी ने कहा है कि आज शीरे का भोग चढ़ाना है, इसीलिए मुझे अभी उसकी तैयारी करनी होगी। बड़ी आई सहेली से बात करने वाली, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसने देवर जी से झूठ ही बोला है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी मयूरा चुपचाप उठकर बाहर चली जाती है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर मयूरा फटाफट से एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए मास्क पहनकर एक लड़की आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गई। आखिर कौन है ये लड़की? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पूर्वी की शादी एक बहुत ही पुरानी सोच वाले ससुराल में होती है। शादी के बाद वो सबके लिए खाना परोसती है और अपने सास ससुर और पति के साथ बैठती है। अरे ओ पूर्वी बहू, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? तुम अपने पति और ससुर के साथ खाना नहीं खा सकती। चलो उठो यहाँ से। लेकिन माँ जी, हम सब तो साथ में ही खाना खाते हैं ना? नहीं, भूलो मत, ये तुम्हारा ससुराल है और एक पत्नी अपनी पति के झूठी थाली में खाना खाती है। क्या? हाँ बहू, यही परंपरा है और तुम्हें भी इसका पालन करना होगा, समझी तुम? ठीक है माँ जी, अब आप इतना कह रही हो तो मैं विक्रम जी की थाली में ही खाना खाती हूँ। फिर पूर्वी उस दिन विक्रम की झूठी थाली में ही खाना खाती है। फिर अगले दिन उसकी सास उसे वही बात बोलती है कि उसे उसके पति के झूठी थाली में ही खाना खाना चाहिए। लेकिन माँ जी, ये रोज रोज मैं अपने पति की झूठी थाली में खाना क्यों खाऊं भला? किसने बनाई है ये रीत? इसका पालन मैं नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तुझे तो अपने पति की ही थाली में खाना खाना होगा। अरे मैं भी तो तेरे ससुर जी की झूठी थाली में खाना खाती हूँ। लेकिन माँ जी, जमाना बदल चुका है और हम सबको भी नए जमाने के साथ बदलना पड़ता है। बहू, अपनी सास से बहस मत करो और जो वो कह रही है वही करो। लेकिन पापा जी। देखो पूर्वी, खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है और किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? एकदम सही कह रहा है मेरा लल्ला। अरे तुम्हें खाना है तो खाओ। मैं तो कब से कह रही हूँ कि ये हमारी परंपरा है, इसका पालन करो। पर नहीं, मैडम को तो नए जमाने के प्रवचन देने हैं। उस दिन भी पूर्वी को ना चाहते हुए भी विक्रम की झूठी थाली में खाना खाना पड़ता है। और बाद में कमरे में जाने के बाद, विक्रम जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये झूठी थाली में झूठा खाने की रीत बदलनी चाहिए? माना कि माँ जी और पापा जी पुराने ख्यालों वाले हैं, लेकिन आप तो नए जमाने के हो ना। एटलीस्ट आप तो समझने की कोशिश कीजिए। नहीं पूर्वी, वो जो कह रही है सही कह रही है। मेरी माँ, दादी जी, परदादी, सभी ने यही रीत चलाई है और एक सुहागन को अपने सुहाग का झूठा खाना खाना ही पड़ता है। लेकिन विक्रम जी, आप तो मेरे बारे में सोचिए। एक दो दिन सही है, लेकिन रोज रोज मैं ये झूठा खाना कैसे खा सकती हूँ? मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ। तुम्हें तुम्हारे पति का ही झूठा खाना खाना है। इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें कोई कचरे में से खाने को नहीं बोल रहा, इसीलिए तुम्हारा ये नए जमाने का नारा लगाना बंद करो। फिर विक्रम गुस्से में अपने काम करने लगता है और पूर्वी की एक नहीं सुनता। फिर एक दिन खाना बनाने के बाद पूर्वी को बड़ी तेज भूख लगती है। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। अगर मैंने विक्रम जी के खाने का इंतजार किया
तो मुझे सीधे 1 घंटे तक रुकना होगा और उनका खाना होने के बाद ही मुझे खाने मिलेगा। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं रुक सकती। चुपके से कुछ तो खा लेती हूँ। फिर पूर्वी चुपके से खाना खाने लगती है। तभी वहां पर इंदु आ जाती है और वो पूर्वी को खाना खाते हुए देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पूर्वी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के रिवाज तोड़ने की? अपने पति के जूठे खाने के बगैर तुम अन्न कैसे ग्रहण कर सकती हो? माँ जी, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा ही खाना खाया। बहू, तुझे बार बार कहकर थक गई हूँ मैं। तुझे समझना होगा इस बात को कि यही अब तुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना है। अपने पति के झूठे खाने को खाना कोई जुर्म नहीं है। देख बहू, अपनों का झूठा खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। इंदु पूर्वी को खूब सुनाती है और उसे झूठा खाना खाने का महत्व बताती है। फिर एक दिन, पूर्वी, बस हो गया मेरा, मैं ये बची हुई खीर और पूरी सब्जी नहीं खा सकता। अरे, ऐसे कैसे नहीं खा सकते? तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं क्या कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए? तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। इसे पूरा खाओ और उसके बाद ही मुझे ये थाली दो। लेकिन पूर्वी, मेरा पेट भर चुका है। तो फिर किसने कहा था तुम्हें एक्स्ट्रा की खीर मांगने के लिए? और ये पूरियां क्यों ली तुमने? अरे, ये तो तुम्हारा रोज का है। तुम तो ऐसे ही अपना झूठा खाना छोड़ते हो और उसके बाद में मुझे तुम्हारा झूठा खाना खत्म करना पड़ता है। तभी वहां पर सास ससुर आते हैं। हाँ तो कौन सा जहर खाना पड़ता है? कान खोलकर सुन ले बहू, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे अपने पति की झूठी थाली में उसका झूठा खाना खाना ही होगा, वरना इस घर का दरवाजा तेरे लिए खुला है। तू कभी भी जा सकती है अपने मायके वापस। इंदु बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें इस घर में सही से रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ हमारे घर से। पूर्वी के घर में कोई नहीं सुनता और उस बेचारी को हर रोज अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति का झूठा खाना खाना ही पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वी को गुस्सा आने लगता है। बहुत झूठा खाना भोगते रहते हैं ना ये सब। देखो माँ जी, अब कैसे सबक सिखाती हूँ मैं आपको। आज तो मैं गट्टे की सब्जी बना रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर पूर्वी जानबूझकर ढेर सारी गट्टे की सब्जी बनाती है और वो ससुर की थाली में सब्जी बहुत ज्यादा डालती है, जिस कारण ससुर के खाना खाने के बाद वो सब्जी थाली में बहुत बच जाती है। हाय राम, ये गट्टे की सब्जी तो कितनी बच गई है आपकी थाली में। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? लेकिन तुम्हें तो इसे खाना ही होगा इंदु। नहीं नहीं, मैं ये आधी सब्जी फेंक दूंगी, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये। अरे माँ जी, अब आप दोनों आधी उम्र की हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच प्यार कम पड़ना चाहिए। अभी तो आप दोनों को प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए चलिए, खाइए इसे। हाँ बहू, तेरी बात तो सही है, लेकिन वो मुझे। अरे माँ जी, जल्दी खाना खाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और ठंडे खाने का स्वाद तो और भी खराब होता है। मुझे तो ये सब्जी पहले से ही पसंद नहीं है और ये मेरी बेवकूफ बहू क्या बोलती जा रही है। फिर इंदु को ना चाहते हुए भी वो गट्टे की सब्जी पूरी खानी पड़ती है और ये देखकर पूर्वी के मन में ढेर सारे लड्डू फूटते हैं। अब बीतते दिनों के साथ ही पूर्वी अपने घर वालों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। आज का तो ये ट्रेलर था माँ जी, आप तो बस देखती जाओ, क्योंकि अब तक बहुत हुआ। लेकिन कब तक मैं यूं ही परंपरा के बोझ तले दबती रहूंगी? नहीं नहीं, मुझे इन सबको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाना होगा। फिर उस रात पूर्वी एक बड़ी सी थाली में चारों के लिए खाना लगा देती है और घर के सभी लोग वो देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, पगला वगला गई हो क्या? ये सब क्या है? तूने 56 भोग की थाली में चारों का खाना क्यों लगाया है? हाँ पूर्वी,
भांग पी ली हो क्या, जो ये बेवकूफ वाली हरकत कर रही हो? अरे बाबा, आप लोग भी ना बहुत ही अजीब हो। माँ जी, पापा जी, विक्रम जी, अब आप लोग ही मुझसे कहते थे ना कि अपनों का झूठा खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। इसीलिए पति का ही झूठा खाना क्यों खाना भला? अरे हम चारों को भी एक दूसरे का झूठा खाना खाना चाहिए। क्यों? कैसे लगा मेरा आइडिया? क्या? हाँ, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम सब में कुछ ज्यादा ही झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे का झूठा खाने की जरूरत है। बहू, तुम ये सब क्या बकवास करती जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या कहीं छोड़कर आ गई हो? अरे हम चारों एक दूसरे का झूठा खाना कैसे खा सकते हैं? मुझे तो ये सोचकर ही घिन आ रही है। क्यों? अरे परंपरा है माँ जी, प्यार बढ़ता भी है इससे। फिर क्या दिक्कत है माँ जी? और विक्रम जी, पापा जी, जैसे हम दोनों आपका झूठा खाना खा सकते हैं, वैसे आप दोनों को भी हमारा झूठा खाना खाना होगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं पूर्वी, मैं तुम्हारा झूठा खाना नहीं खा सकता। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार में तुम्हारा झूठा खाना खाने में मुझे दिक्कतें हैं। अगर तुम्हें दिक्कतें हो सकती है तो मुझे दिक्कत क्यों नहीं हो सकती? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभार तो मेरे मम्मी पापा भी एक दूसरे का झूठा खाना खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा के खाने का खत्म होने का इंतजार नहीं करती, वो उनके साथ ही खाना खाती है। इससे कहते हैं प्यार बढ़ाना। और आप लोग जो करते हो उससे एक औरत का तिरस्कार होता है। माँ जी, पापा जी, प्यार बढ़ाने के लिए झूठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप तीनों को समझनी होगी। समय के साथ आपको सोच बदलनी होगी। अरे मैंने एक बार क्या कहा कि हम चारों को एक ही थाली में खाना चाहिए। बस इतना कहने पर ही आपने कितना ड्रामा कर दिया। लेकिन आप जरा ये सोचो कि कितने दिनों से मैं वही खाना खा रही हूँ। पूर्वी की भारी भरकम बातें सुनकर उन तीनों को काफी शर्मिंदगी होती है और ये एहसास हो जाता है कि वो कितने गलत थे। पूर्वी बहू, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हम ही गलत थे जो आज तक परंपरा को निभाते आए हैं। प्यार बढ़ाने के लिए झूठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, माफ कर दो हमें। हाँ पूर्वी, मुझे भी माफ कर दो। फिर पूर्वी उन तीनों को माफ कर देती और उस दिन के बाद से सभी एक साथ अपना अपना खाना अलग थालियों में खाते हैं और आपस में प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। ललिता की नई नवेली बहू मानसी बहुत ही धीट और मोटी चमड़ी वाली होती है। जिसे कुछ भी कह लो, वो अपनी ही मनमानी करती है और निर्लज्ज की तरह उसे किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन, बहू, आज मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार है, इसीलिए तू आज कुछ भी नहीं खाएगी। और 20 घर की लक्ष्मी तो तू ही है, इसीलिए ये पूजा की परंपरा अब तेरे हाथों में है। इसीलिए तुझे ये व्रत रखना ही होगा। क्या? नहीं माँ जी, मैं इन सब बातों में नहीं मानती। लेकिन बहू, रीत रिवाज भी कुछ होते हैं ना। तू अब नई नवेली बहू है, तुझे तो सब करना ही होगा। ठीक है, अगर मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो आपको मंदिर में भगवान की जगह मुझे बिठाना चाहिए और मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरा व्रत होगा और मुझे ही खाना नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। आप जैसे भगवान को भोग चढ़ाती हो, वैसे ही आपको मुझे भी चढ़ाना होगा। क्या? और नहीं तो क्या। अब आप तो जिंदा हो, मुझे यह परंपरा आपके जाने के बाद करनी होगी। पहले आप जाओ परलोक, उसके बाद ही मैं यह परंपरा निभाऊंगी। जब तक आप जिंदा हो तब तक मुझे क्या टेंशन है। और अगर आप मुझे लक्ष्मी मानती हो तो चलो मेरे पैर धो और साथ ही मेरे लिए 56 भोग लगा। चलो चलो माँ जी, मैं वैसे भी बहुत भूखी हूँ, जल्दी करो। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तूने तो पिछले 3 से 4 महीनों में ही अपने रंग दिखा दिए कि तू कितनी ढीठ और अकड़ू है।
तू तो रहने ही दे बहू। सास अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फिर एक दिन मानसी अपने पति निशांत का शर्ट इस्त्री कर रही होती है। तभी वह फोन पर बात करते वक्त उस शर्ट को जला देती है और वो देखकर निशांत को काफी गुस्सा आता है। अरे यार मानसी, फिर से तुमने मेरी शर्ट जला दी। अरे पिछले 3 से 4 महीनों में तुमने मेरे कितने सारे शर्ट जला दिए हैं। एक काम करो, सारे कपड़े ले लो और उन्हें एक साथ जला दो, तब जाकर तुम्हें तसल्ली मिलेगी। देखो निशांत, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, समझे तुम? इसीलिए तुम्हारे शर्ट का बिल मेरे नाम पर मत फाड़ो। तो किसके नाम पर फाड़ू मैडम? अरे शादी के 4 महीनों बाद ही परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। मन तो करता है कि दूसरी बीवी लेकर आओ। हाँ तो लाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कहो तो मैं ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। मुझे क्या, घर के काम में तो मेरी ही मदद हो जाएगी ना। हे भगवान, आखिर किस मिट्टी से बनी हो क्या पता। किसी भी बात पे टस से मस नहीं होती तुम। मानसी पर घर में किसी की बात का कोई असर नहीं होता, और होता भी कैसे, मोटी चमड़ी वाली जो थी वो। फिर एक दिन उनके घर पर बुआ जी आती है। अरे ललिता, तुमने अपनी बहू को कुछ सिखाया क्यों नहीं? मानसी बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी शादी को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ और तुम इतनी चमक छल्लो बनकर घूम रही हो। क्या? ओ बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हो? अरे नालायक लड़की, ये ऐसे मॉडर्न जमाने के कपड़े कौन पहनता है भला? भूल मत, तू एक बहू है और तुझे साड़ी पहननी चाहिए। देखने वाले को भी अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, तू तो अपनी और अपने परिवार की इज्जत डुबा कर ही मानेगी। देखो बुआ जी, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, आप कोई नहीं होती मुझे बताने वाली। और ये मेरा बदन है, आपका नहीं, जो आप इतना हक जता रही हो। और अपनी ये नौटंकी अपनी बहू के पास जाकर करो, मेरे सामने नहीं, समझी आप? इतना कहकर मानसी रसोई में चली जाती है और हैरानी के कारण बुआ का मुंह खुला का खुला ही रहता है। देखा ललिता तूने, कितनी मोटी चमड़ी वाली है तेरी बहू। अरे इसे तो कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम निर्लज्ज है, निर्लज्ज। उसे समझा समझा कर तो मैं भी थक गई हूँ दीदी। अब क्या करूं, वो किसी की नहीं सुनती। अरे वाह, आज तो मंगलवार है, इसका मतलब आज साबूदाना खिचड़ी खाने मिलेगी। क्यों निशांत की मम्मी? अरे घर में व्रत की खिचड़ी तो तब बनेगी ना जब आपकी बहू घर को पवित्र रखेगी। इसका मतलब बहू ने फिर से नॉनवेज बना दिया आज। बहू इधर आओ। भौंकिए पापा जी। मेरा मतलब बोलिए पापा जी। क्या हुआ, ये खराब स्पीकर की तरह क्यों बजे जा रहे हो? बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मंगलवार के दिन तू घर में नॉनवेज नहीं बनाएगी, लेकिन नहीं, तू अपनी बुरी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं सुनती किसी की? देखिए पापा जी, आज मंगलवार का व्रत आपका है, मेरा नहीं। और वैसे भी नॉनवेज तो मेरे पेट में जाएगा ना, तो आपका उसमें क्या जा रहा है? मैं आपके लिए मेरा मन क्यों मारूं? मुझे जो खाना है मैं वही खाऊंगी। कभी, कैसे, क्यों, किस लिए, इन सब सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। सच में ये बहू तो बहुत ही बिगड़ चुकी है, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। घर में सभी लोग मानसी के बर्ताव के कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन जब मानसी गाड़ी चलाते वक्त सिग्नल तोड़ देती है, तभी मैडम रुक जाओ मैडम, हवालदार चिल्लाते रहता है, लेकिन मानसी गाड़ी चलाकर आगे निकल जाती है। फिर अगले दिन वो हवालदार एक लेडी कांस्टेबल के साथ मानसी के घर पहुंच जाता है। हे भगवान, पुलिस, और वो भी हमारे घर पर। क्या हुआ है, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे माँ जी,
क्या हुआ? कौन आया है? ये मानसी खुराना यहीं पर रहती है ना? कहाँ पर है वो? जी जी, इसी घर में रहती है वो। मेरी बहू रानी है वो। ये देखिए मैडम, ये गाड़ी उनके ही नाम पर रजिस्टर है। कल उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था और बहुत बार आवाज लगाने पर भी वो नहीं रुकी, और आज हम यहाँ पर उसका ही फाइन लेने आए हैं। क्या? तभी मानसी बाहर आती है। क्या हुआ है माँ जी? कौन है? बहू वो। फिर जब मानसी दरवाजे पर आती है, तभी वो हवलदार और लेडी कांस्टेबल को देखकर शेरनी से भीगी बिल्ली बन जाती है। अरे, ये पुलिस हमारे घर पर! क्या हुआ है हवलदार साहब? मानसी जी, आपको पता भी है, कल आप सिग्नल तोड़कर भागी थी। मैंने आपको चिल्लाते हुए रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सब आपको शोभा देता है क्या? अरे, इतने अच्छे घराने से हो आप। चलिए, अब जल्दी से 10,000 रुपए का फाइन भर दीजिए। क्या? 10,000? मैं कोई फाइन वाइन नहीं भरूंगी। हाथ तोड़ा मैंने सिग्नल, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो सभी लोग सिग्नल तोड़कर भागते हैं, तो आप उनके भी घर पर जाकर फाइन मांगते हो क्या? किससे फाइन मांगना चाहिए और किससे नहीं, क्या इतना भी समझ में नहीं आता क्या आपको? और आप यहाँ पर आए ही क्यों? मानसी की रूडली बातें सुनकर लेडी कांस्टेबल बात करने लगती है। ए मैडम, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एक खींचकर लगाऊंगी तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ओ चुलबुल पांडे की सस्ती फीमेल वर्जन, मुझे तू हाथ लगा कर दिखा। ना तेरा हाथ तोड़कर रख दिया तो मेरा नाम भी मानसी नहीं। ज्यादा इतराओ मत मैडम। पुलिस पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है, इसकी खबर भी है क्या तुम्हें? चलो चलो, निकलो यहाँ से। मुझे कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, किसी और के घर पर जाकर फाइन मांगो। यहाँ तो तुम्हें मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। एक बार तो ये आदमी भी होता तो भी मैं इसे पैसे दे देती, लेकिन तुझ जैसी बेवकूफ लेडी कांस्टेबल को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी वो लेडी कांस्टेबल अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और वो मानसी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे उसका गाल लाल हो जाता है। सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुझे क्या लगा मैं सिर्फ यहाँ पर बातें करती जा रही हूँ? तुझे मार नहीं सकती? अरे, अपना ये फालतू का 2 कौड़ी वाला एटीट्यूड अपने घर में ही रख। हमसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और अगली बार सोच विचार करके बात करना कि तुम किससे बात कर रही हो। नॉनसेंस कही के। उस थप्पड़ से मानसी की सारी अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो 10,000 रुपए का फाइन भर देती है। आ गई ना तेरी अकल ठिकाने पर? हम तो पागल ही थे जो तुझे इतना समझाते रहते थे। अरे, तुम कितना पागलपन करती रहती हो। घर में हर वक्त एक अलग ही घमंड में रहती हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता मानसी। लेडी कांस्टेबल के एक थप्पड़ से ही तुम्हारी सारी अक्ल ठिकाने पर आ गई। काश तुम्हारे माँ या पापा ने तुम्हें पहले थप्पड़ लगाया होता तो तुम तभी सुधर जाती, और आज हमें इतना सहना नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वाकई में बहुत गलत किया है। मैं किसी की भी नहीं सुनती थी, बस अपनी ही धुन में रहती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अभी मैं अपनी सारी बुरी हरकतों को सुधारूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। फिर घर के सभी लोग मानसी को माफ कर देते हैं और उसे एक सुधरने का मौका देते हैं, और उसके बाद में वो सच में सुधर कर सबके साथ अच्छे से पेश आने लगती है।